नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पोर्टफोलियो में चाहते हैं डाइवर्सिफिकेशन और चाहते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो आपके लिए मल्टी कैप फंड काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। अब मल्टी कैप फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोजर होता है। मिनिमम 25% तक का जो निवेश है मिड कैप फंड्स को करना पड़ता है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में मल्टी कैप फंड्स को। अब मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन से कैसे आपको मुनाफा कमा के दे सकते हैं, अभी मल्टी कैप फंड में निवेश करने के फायदे क्या हैं, कैसे निवेशकों के लिए मल्टी कैप फंड सही है और क्या आपको करना चाहिए स्ट्रैटेजी के तौर पर अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में लाना है, इस पर आज हमारी खास चर्चा है। शो का नाम है डाइवर्सिफिकेशन की मल्टी कैप स्ट्रैटेजी और आज के शो में क्या खास है, सबसे पहले जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में खास तौर पर समझेंगे क्या होते हैं मल्टी कैप फंड, मल्टी कैप में निवेश से कैसे करें डाइवर्सिफाई, मल्टी कैप निवेश के फायदे क्या हैं, साथ ही क्या है एचडीएफसी के मल्टी कैप एनएफओ की खासियत। हमारे साथ अभी जो खास मेहमान शामिल हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट। क्षितिज, स्वागत है आपका शो में। और जैसा मैं शो की शुरुआत में कह रही थी, मल्टी कैप फंड के बारे में आज हम दर्शकों को बताने वाले हैं। बीच में कुछ बदलाव हुआ था सेबी की तरफ से, मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। काफी फंड से मल्टी कैप से फ्लेक्सी कैप में चले गए, मल्टी कैप में काफी फंड्स रह गए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पर जरूर हो गया था। तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर बात करें फंड स्पेसिफिक, तो पहले ये हमारे जितने भी मल्टी कैप फंड्स होते थे, जो एक कैटेगरी थी, इसमें कोई कैप नहीं था कैटेगरी वाइज। जैसे मार्केट कैप होता है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, उसमें कोई कैप नहीं था। सेबी ने 1.5 साल पहले डिफाइन किया कि अगर आप मल्टी कैप फंड लॉन्च कर रहे हैं तो वो अपने ट्रू सेंस ऑफ इट्स मीनिंग, जो मल्टी कैप होता है कि अक्रॉस कैटेगरी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उन्होंने डिफाइन किया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% इंडिविजुअल होल्डिंग कम से कम होनी पड़ेगी। अब लार्ज कैप क्या होते हैं? इंडिया की जो भी टॉप की 100 कंपनीज हैं वो आपकी लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं, तो मतलब 25% कम से कम एलोकेशन उन लार्ज कैप कंपनीज में होगा। 101st से 250th कंपनी बाय मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब जो कंपनी का ओवरऑल साइज, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आज 250 बिलियन या 12-13 लाख का मार्केट कैप है, तो उसका वो वैल्यू है उस कंपनी की। तो मार्केट कैप के हिसाब से 101st से 250th कंपनी जो आपकी है वो आपकी मिड कैप में आती है, तो 25% उन कैटेगरी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड 251st एंड ऑनवर्ड कंपनीज आपकी स्मॉल कैप में आती है। तो सेबी ने क्लासीफाई किया, अगर एक फंड मल्टी कैप है और वो फ्लेक्सी कैप नहीं है, तो आपके पास कम से कम जो फंड मैनेजर है वो क्लाइंट को ट्रू टू लेबल, जिसे हम कहते हैं, 25% ईच इन तीनों कैटेगरी में डालेगा और बैलेंस 25% की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि वो लिक्विड पोजीशन रखना चाहता है या लार्ज कैप हैवी होना चाहता है या स्मॉल कैप हैवी होना चाहता है, वो डिफाइन करेगा। तो एक ट्रू टू लेबल से भी ये कैटेगरी ने चेंजेस किए इस कैटेगरी में, और जो लोग इसमें नहीं जाना चाहते उनके लिए एक नई कैटेगरी फ्लेक्सी कैप निकाल दी, जब फ्लेक्सिबिलिटी दी फंड मैनेजर के हाथ में, डिपेंडिंग ऑन कि उनका क्या कन्विक्शन है, किस कैटेगरी में कन्विक्शन है, उस कैटेगरी में वो एलोकेट करें। तो आपने बेसिक एक नेचर बता दिया मल्टी कैप फंड का, क्षितिज। यहाँ पर रिस्क की बात होती है हमेशा। हमने देखा है कि स्मॉल कैप फंड में रिस्क ज्यादा होता है, जोखिम ज्यादा होता है। लार्ज कैप फॉर अ लॉन्गर टर्म और स्टेबिलिटी के हिसाब से, स्थिरता के हिसाब से पोर्टफोलियो में अच्छे साबित होते हैं। तो रिस्क के हिसाब से मल्टी कैप फंड का जो एक नेचर है वो किस तरफ है, वो भी एडजस्ट होता है और फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखता है कि लार्ज कैप की स्थिरता भी मिले और जो स्मॉल कैप है उसका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले निवेशकों को। स्वाति, अगर आप रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स पे बोलेंगे तो प्योर लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के ऊपर आएगा ये, क्योंकि कम वॉट में इसमें 25% आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में रखना ही पड़ेगा, एलोकेशन देना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर मल्टी कैप फंड जो एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड्स हैं उसमें अपने ट्रेंड देखा है कि 44-45% लार्ज कैप ओरिएंटेड ही हैं वो फंड्स, और बाकी के जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। और लार्ज कैप से ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं कंट्री की, उससे
पोर्टफोलियो में बहुत स्टेबिलिटी, जो आप स्थिरता की बात कर रहे हैं, वो स्थिरता मिलती है। मिड कैप कहने को मिड कैप है, पर मिड कैप सेक्टर की भी कंपनीज काफ़ी हद तक, अगर आप उसका मार्केट कैप देखेंगे तो कोई 40-45 हज़ार करोड़ से लेके कोई 15-16 हज़ार करोड़ तक आपका मिड कैप सेक्टर है वहाँ पे, और अच्छे साइज की कंपनी है। एंड स्वाति, जस्ट टू शेयर, जितने भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे लीडर्स जो हैं वो मिड कैप ही हैं, चाहे वो टाइल मैन्युफैक्चरिंग में कजारे ले लीजिए, डीमैट होल्डिंग्स में अपना ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग में आप CDS ले लीजिए, या म्यूचुअल फंड में आप निपॉन ले लीजिए, या लाइफ इंश्योरेंस में ICICI लॉम्बार्ड ले लीजिए, या HDFC लाइफ ले लीजिए। ये सारी कैटेगरी ऑफ कंपनी जो अपने सेक्टर में लीडर हैं, ये सारी कंपनी जो है वो मिड कैप कंपनीज ही हैं। सो मिड कैप डजंट मीन कि मिड कैप कोई खराब कंपनी है, बट द ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप कंपनी से, वो लार्ज कैप से काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि साइज छोटा होता है कंपनी का और स्कोप बहुत बड़ा होता है। तो आई थिंक मिड कैप वो ऐड करता है, स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी देता है फंड मैनेजर को कुछ अच्छे पर्ल्स और अच्छे बिजनेसेस को चूज करने का, जो आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। सो ये बिजनेसेस वो बिजनेसेस हैं जो आने वाले टाइम में एज ए सेक्टर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी देते हैं, एंड एज ए कंपनी एक बहुत कंप्लायंट तरह की कंपनीज होती हैं, जहाँ पे पूरा ड्यू डिलिजेंस करने के बाद फंड मैनेजर उनको लेता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म होराइजन है 6-7 साल का, तो बेस्ट ऑफ ऑल 3 वर्ल्ड्स एक अच्छा फंड मैनेजर लेके आ सकता है। और उस कॉम्बिनेशन में ये बिकॉज मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन है, इसमें ये रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स में थोड़ा सा ऊपर आता है। ओके, चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान शो में शामिल हो चुके हैं, गोपाल अग्रवाल। ये है सीनियर फंड मैनेजर HDFC AMC। गोपाल जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। अभी आपके ज्वाइन करने से पहले क्षितिज से मैं मल्टी कैप फंड्स के बारे में दर्शकों की समझ के लिए उसकी बारीकियां समझ रही थी। अगर हम करंट सिनारियों की बात करें तो मल्टी कैप फंड क्यों? हमने ये तो समझ लिया मल्टी कैप फंड होते क्या हैं, पर एक निवेशक के मन में यह भी सवाल उठता है कि वाई मल्टी कैप। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी आसान भाषा में कि एक मल्टी कैप फंड क्यों? धन्यवाद। जैसे कि मल्टी कैप फंड में जो है लार्ज, मिड और स्मॉल सभी का समावेश होता है। और जैसे कि अपन देख रहे हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें कि ग्रोथ रिवाइवल हो गया है, और इस बार जो है वेरियस एजेंसी का एस्टिमेट है कि अब 9% GDP ग्रोथ रहेगा, और नेक्स्ट ईयर भी अब 7% ग्रोथ रहेगी। तो ब्रॉड बेसिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम अपने इकोनॉमी में देख रहे हैं, और साथ साथ जो हमारी जो है फिस्कल स्टेबिलिटी जो कंट्री में आई है, जहाँ तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का हिसाब किताब है या तो लिक्विडिटी है सिस्टम में, तो इसको यदि आप देखेंगे और गवर्नमेंट का जो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, तो इससे मुझे लगता है कि इकोनॉमिक की जब भी ब्रॉड बेसिंग ऑफ ग्रोथ रहती है, तो उस समय जो है तीनों जो सेगमेंट होते हैं, मार्केट कैप सेगमेंट होते हैं मार्केट के, वो लगभग अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये समय जो चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, जो वो मल्टी कैप फंड के लिए काफी अच्छा समय है। पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टर को कभी भी इन्वेस्ट करते समय खाली शॉर्ट टर्म का आउटलुक देखना नहीं चाहिए। ओके, गोपाल जी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो निवेश का एक फाउंडेशन होती है, जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो मल्टी कैप के थ्रू काफी हद तक अचीव की जा सकती है। पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब हम निवेश में डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हम क्यों कहते हैं कि आपको एक निवेश में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? और इसको मैं एक मल्टी कैप फंड के कॉन्टेक्स्ट में भी निवेशकों के लिए आपके जरिए एड्रेस करना चाहती हूँ। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि सभी अपनी सेविंग जो है एक ही बैग में नहीं रखना चाहिए। यदि कुछ भी कहीं गलत हो गया तो जो फंडामेंटल्स जो है काफ़ी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज आपने यदि पूरा ही पैसा जो है, फॉर एग्जांपल अपन ने जैसे कहा कि आपने सपोज IT सेक्टर में ही लगा दिया है, तो अब यदि फॉर एग्जांपल यदि सिचुएशन जैसे है कि यदि रुपी स्टार्ट हो जाएगा अप्रिशिएट करने का, US की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, ऑयल प्राइस क्रैश हो सकते हैं, तो वो सिनेरियो में जनरली क्या होता है कि सपोज IT सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो आप यदि सभी चीज एक जगह रखेंगे तो वो गलत होता है।
तो इसलिए कहा जाता है कि सेक्टोरल वेट पे ध्यान रखिए, मार्केट कैप पे ध्यान रखिए, और इसको आप प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आपका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल होता है वो आप उसको अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं जिसमें कि आपके तीनों मार्केट कैप के सेगमेंट का समावेश है, और जैसे सेबी ने ये जो कैटेगरी का अवार्ड की है सितंबर 2020 में, इसमें तीनों का मिनिमम 25% ईच यदि पोर्टफोलियो में अपने को रखना है तो आपको इस प्रोडक्ट में शार्प रेशियो बेट सुपीरियर मिलने की संभावनाएं हैं, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जो अब वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखता है। ओके क्षितिज, मैं आपके पास आऊंगी। काफी क्लैरिटी गोपाल जी ने भी दे दी, मल्टी कैप फंड क्यों उसमें निवेश किया जाना चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन कैसे अचीव होता है। अब मल्टी कैप फंड और फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसमें थोड़ी शफलिंग हुई अभी हाल फिलहाल में। किसी को मल्टी कैप फंड चूज करना है और हमें मालूम है कि ऑलरेडी मार्केट में कुछ मल्टी कैप फंड जरूर हैं, लेकिन मल्टी कैप फंड की पहचान एक निवेशक को कैसे हो, कैसे मालूम किया जाए कि एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा मल्टी कैप फंड उसे कैसे सिलेक्ट करना है? स्वाति, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि जो एक नया निवेशक है जो पहली बार कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आ रहा है, वो लार्ज कैप के साथ कपल ऑफ मल्टी कैप फंड्स की ऑप्शन ले सकता है लॉन्ग विद एक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। उसका कारण ये है कि मल्टी कैप फंड आपको प्योर प्ले देता है स्मॉल और मिड कैप में भी इन्वेस्ट करने का। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे एक नए इन्वेस्टर के लिए जो अभी मार्केट में नया है या अभी एक डेढ़ साल ही हुआ है, प्योर प्ले स्मॉल और मिड कैप फंड में लगाने से बेटर है कि वो मल्टी कैप फंड में लगाए, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप में एटलीस्ट 65% पोर्टफोलियो का आपको कम से कम उस वेटेज में रखना पड़ेगा। यहाँ पे 25% है। तो एक तो ये जरिया है कि जहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में गैप आ रहा है कि आपने लार्ज कैपिश ओरिएंटेड फंड्स लिए हुए हैं, और काफ़ी फ्लेक्स कैप फंड भी जो हैं वो 80% प्लस लार्ज कैप में ही है। तो उस सिचुएशन में मल्टी कैप एक बहुत अच्छा फिटमेंट आता है, जहाँ पे ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स है, बट एट द सेम टाइम 50% एटलीस्ट आपको एलोकेशन स्मॉल और मिड में मिल रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो लार्ज कैप, जैसे कि आपने बोला, स्थिरता देता है पोर्टफोलियो को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है जो एक नया क्लाइंट है या जो सम्मान जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है स्मॉल और मिड कैप में आके। दूसरा, जब आप देख रहे हैं कि कब कैसे चुनने हैं फंड्स यहाँ पे, तो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग काफ़ी मल्टी कैप फंड्स हैं। अब उसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ फंड्स ऐसे हैं, जैसे आप ICICI का ले लें या बिरला का ले लें, जो लार्ज कैपिश ओरिएंटेड है, जहाँ पे 44-45% लार्ज कैप सेक्टर में है। वहीं आप इन्वेस्को पे ले लें, वहाँ पे स्मॉल कैप में 42% है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका फिर रिस्क एपेटाइट कितना है, आप ये भी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज है, और डेटा अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट आपका इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप रिस्पेक्टेड म्यूचुअल फंड साइट पर जा सकते हैं, या फिर आप डिपेंडिंग ऑन किस पोर्टल पे आप कर रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको आपका रिस्क एपेटाइट एक फंड के अंदर भी डिफाइन हो सकता है, बिकॉज हर फंड मैनेजर का डिफरेंट स्टाइल है। अब गोपाल हैं यहाँ पर, उनका एक अपना स्टाइल होगा। सिमिलरली जो आदित्य बिरला के, उनका अपना स्टाइल है। इन्वेस्को में ताहिर है, उनका अपना स्टाइल है। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का स्टाइल आप लेना चाहते हैं। आप लार्ज कैपिश ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड लेना चाहते हैं तो आप ये वाले लें, स्मॉल कैप वाला लेना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी है, पर मिनिमम 25% तो रहेगा तीनों कैटेगरी में। तो ये दो वेज हैं जिसके थ्रू आप डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर टाइम होराइजन आप फंड चूज कर सकते हैं। ओके और गोपाल जी, मैं इनफैक्ट आपसे इस पर एक वैल्यू एडिशन चाहती हूँ कि एक निवेशक के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि मैं एक मल्टी कैप फंड में क्या देखूं। अब मल्टी कैप फंड्स की अपनी खासियत है, और मैं इनफैक्ट चाहूंगी कि पिछले 15 साल का एक डेटा हमने दर्शकों के लिए निकाला है, किस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप और जो निफ्टी 100 ट्राई है उसका प्रदर्शन पिछले 15 साल का रहा है। तो पिछले प्रदर्शन के हिसाब से या कौन सी क्राइटेरिया के हिसाब से और भी एक जो निवेशक है वो क्लियर माइंडेड हो सकता है किसी फंड यानी मे बी मल्टी कैप फंड को चूज करने के पीछे? देखिए कि जैसे कि आपने भी जो स्टडी में हमने देखा कि पिछले 16 साल का जो हमने डेटा निकाला है उसमें लगभग 6 साल जो है लार्ज कैप फंड्स जो है बेस्ट परफॉर्मिंग थे।
3 इयर्स मिड कैप फंड बेस्ट परफॉर्मिंग सेगमेंट था और 7 इयर्स जो थे स्मॉल कैप सेगमेंट बेस्ट परफॉर्मिंग था। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं कि 16 साल में कभी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है मार्केट का कंसिस्टेंट आउट परफॉर्म या बेस्ट परफॉर्म नहीं किया है, तो जिसमें वाइडली डिस्पर्स है बिटवीन लार्ज मिड और स्मॉल में। तो ये जो मल्टी कैप फंड होता है ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आपको ये तीनों कैटेगरी एक ही प्रोडक्ट में मिनिमम 25% एलोकेशन के साथ मिलती है, जो काफी अच्छा है। साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जो पिछले 10 साल का यदि हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो जनरली क्या हुआ है कि इस पीरियड में अपने इकोनॉमी में काफी वॉलेटिलिटी देखी है। इसी कारण जो है नियर टर्म में लार्ज कैप का जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर दिखता है। तो अभी जैसे मैं कहूँगा कि 2013-14 में जो टेपर टेंट्रम हुआ था उस समय जो है हमारी इकोनॉमी जो है फ्रेजाइल 5 के आसपास पहुंच गई थी। उसके बाद आप सितंबर 17 में जो आईएलएफएस क्राइसिस के बाद जो है आपने जो है डेट मार्केट में काफी अफेवल देखा और रोल ओवर ऑफ डेट भी काफी मुश्किल हो गया था, जिसमें कि डबल ए और ए कैटेगरी कंपनियों के जो है क्रेडिट स्प्रेड जो है काफी वाइडन हो गए थे। इसके कारण आपने मिड एंड स्मॉल कैप में काफी ब्लडबाथ देखा। उसके बाद आपका जीएसटी डिमॉन और आपका यूएस चाइना ट्रेड वॉर का भी इम्पैक्ट था। तो अभी ये मैं कहूंगा कि ये जो अपनी ये जो जो हिस्ट्री में जो हुआ है यदि आप इसको रोल फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो जो संभावनाएं जो आज जो दिख रही है वो ये कहती है कि इंडिया का जो है इकोनॉमिक आउटलुक काफी बेटर है। तो में पहुंच गए हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व के साथ हमारा इंपोर्ट कवर लगभग 15 के आसपास का पहुंच गया है। आज पूरा वर्ल्ड जो है डिकार्बोनाइजेशन की तरफ जा रहा है और जिसमें कि एनर्जी जो है फॉसिल फ्यूल से वो रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जा रहा है। यदि आप ये सब को ट्रैक करेंगे और गवर्नमेंट का फोकस जो मैन्युफैक्चरिंग में है जिससे कि इंपोर्ट बिल पे भी काफी जो है उम्मीद है कि रिजनेबल रहेगा, साथ साथ जो हमारा एक्सपोर्ट पे फोकस भी चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि आने वाला जो समय है रिलेटिव बेसिस पे काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और इसी कारण इस पीरियड में यदि आप मल्टी कैप फंड में लेंगे तो डेफिनेटली तीनों सेगमेंट एक साथ तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई कभी अच्छा करेगा कोई खराब करेगा, परंतु आपका जो आउटकम है यदि आप 5 साल का व्यू लेते हैं तो वो मुझे लगता है कि आपका जो है आउटकम अच्छा होने की ज्यादा संभावना है। मल्टी कैप फंड पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे कर रहे हैं बातचीत और हमारे साथ गोपाल अग्रवाल हैं, ये है सीनियर फंड मैनेजर एचडीएफसी एएमसी और कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के को फाउंडर क्षितिज महाजन। गोपाल जी, मल्टी कैप फंड एक नया एचडीएफसी लेकर आया है, आप उसके फंड मैनेजर भी हैं। मैं आपसे इस एनएफओ की खासियत समझना चाहती हूं और इनफैक्ट आपने बताया जरूर कि अभी मल्टी कैप क्यों, खासतौर पर इस एनएफओ की क्या स्पेशल फीचर्स हैं? देखिए ये जो एनएफओ हमने लॉन्च किया है नवंबर 23 को और ये दिसंबर 7 तक चलेगा। इस फंड को हम के में जो है जैसे कि जो हमारे को मैंडेट है कि मिनिमम 25% ईच जो है तीनों मार्केट सेगमेंट लार्ज मिड और स्मॉल में हम इन्वेस्ट करेंगे। साथ साथ हमने इन्वेस्ट इनेबलिंग प्रोविजन लिया है कि हम कुछ पैसे जो हैं रीट या इनविट में भी डाल सकते हैं, फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड जो है प्रोविजनिंग है रिमेनिंग 25% के लिए। पर जहाँ तक जो फंड की कोशिश ये रहेगी कि वो मार्केट सेगमेंट लार्ज मिड और स्मॉल में ही अधिक से अधिक पैसे को इन्वेस्ट कर सके। ओके क्षितिज, एक बात बताइए, एनएफओ जब आता है तो डेफिनेटली ओपन एंडेड क्लोज एंडेड एनएफओज होते हैं। ओपन एंडेड में आप बाद भी सब्सक्रिप्शन पीरियड बंद होने के बाद भी निवेश कर सकते हैं। स्पेशली एनएफओ जो है न्यू फंड ऑफर है, वो कैसे निवेशकों के लिए है? स्वाति, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो एचडीएफसी बहुत अच्छा फंड हाउस है, गोपाल अग्रवाल का अपना ट्रैक बहुत अच्छा है, बट मैं फिर भी बोलूँगा वही क्लाइंट कंसिडर करें इस फंड को जहाँ पे उनके पोर्टफोलियो में गैप है। कोई फंड्स अगर किसी के पास मल्टी कैप नहीं है, वो ऐड करना चाहते हैं तो कंसिडर करें। अब बात रही एनएफओ में इन्वेस्ट करने की, अगेन नीड बेस है, जिसको ज़रूरत है वो इन्वेस्ट करें। एंड एक चीज़ मैं बोलूँ, मार्केट ऑलमोस्ट
अराउंड पीक है, थोड़ा बहुत करेक्टेड है ऊपर से, बट एनएफओ में आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अगले 40-45 डेज तक पूरा पैसा जो है डिप्लॉय कर सकते हो। तो फंड मैनेजर के पास एम्पल टाइम होता है पूरा पैसा डिप्लॉय करने का। सो आई थिंक वन, जहाँ पे आपका गैप है, आपके पास मल्टी कैप फंड नहीं है, वहाँ पे ऐड करें। एट द सेम टाइम अपने एंड पे ड्यू डिलिजेंस करें, एग्जिस्टिंग फंड्स भी हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेकेंड, नीड बेस ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बिकॉज एनएफओ है 10 रुपीज़ का है, उस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इट्स अ गुड फंड हाउस, HDFC इज़ अ गुड फंड हाउस, गोपाल इज़ अ गुड ट्रैक, तो पीपल कैन कंसिडर डिपेंडिंग ऑन उनका क्या अपना रिक्वायरमेंट है और अपना ड्यू डिलिजेंस के बाद। गोपाल जी, मल्टी कैप फंड और ये जो एनएफओ है HDFC का, उसमें आप कैसे निवेशकों को निवेश करने की सलाह देंगे? और एनएफओ पीरियड में करें, कुछ देर बाद करें, आपका इस पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, कोई भी जो है इन्वेस्टर करता है, वो डेफिनेटली जैसे क्षितिज जी ने बताया कि उनके पोर्टफोलियो में क्या गैप्स है या उनकी क्या नीड है, उसके हिसाब से ही करना चाहिए। मैं इस बात को जरूर ऐड करूंगा कि ये जो नई कैटेगरी आई है मल्टी कैप की, ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। इसमें तीनों मार्केट कैप का अच्छा समावेश है, और जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक जो दिख रहा है, ये बताता है कि शायद हमारे देश में है ब्रॉड बेस इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम चलते रहेगा। यदि जनरली जैसे मैंने कहा कि पिछले 16 साल की जो स्टडी ये बताती है कि जब भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी दोनों कंफर्टेबल रहती है और ब्रॉड बेस ऑफ अर्निंग इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है और क्रेडिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस रहती है, तो हम देखते हैं कि जो है मिड एंड स्मॉल बहुत अच्छा करते हैं। और जब भी ये सिचुएशन रिवर्स होती है तो पैसा सेफ्टी की तरफ चले जाता है और उस समय लार्ज कैप आउट परफॉर्म करता है। तो अब यदि आप इन चीजों को, यदि आप रियल लाइफ में आप इसको एसिमुलेट करेंगे और इसको रोल फॉरवर्ड करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जो अपना आउटलुक काफी अच्छा है। और मैं ये कहूंगा कि ये कैटेगरी जो है आपको जो है स्ट्रेट जैकेटेड वे पे असेट एलोकेशन को डिसिप्लिन बताती है फंड मैनेजर को कि आपको मिनिमम 25% रखना ही है। तो और ये काफी अच्छा है। और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को जहां पर भी गैप्स हैं, और एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को जरूर ये प्रोडक्ट को देखना चाहिए। और साथ साथ मैं ये कहूंगा, यदि आप इस प्रोडक्ट का रियल आपको एडवांटेज चाहिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है लगभग 5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गोपाल जी। और क्षितिज, आप हमारे साथ मनी गुरु की आज के इस खास पेशकश में शामिल हुए। मल्टी कैप कैटेगरी, मल्टी कैप निवेश और नए एनएफओ के बारे में आज हमने चर्चा की है। एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे हमारे खास मेहमानों का। और मनी गुरु की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।